साझेदारी द्वितीय संगठन साझेदारों का वर्गीकरण, अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व। पहले में हमने साझेदारी के बारे में बात की थी। साझेदारी प्रथम में साझेदारी की परिभाषा, साझेदारी की विशेषताएं और आदर्श साझेदारी क्या होती है, इस तरीके से। अब इसमें डिस्कस करेंगे साझेदारी संगठन क्या होता है, साझेदारों का वर्गीकरण क्या होता है, अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्वों के बारे में। जब आप एक साझेदार के बारे में विचार कर रहे हैं तब जल्दी न कीजिए, उसकी जांच करने के लिए अपने को समय दीजिए। एक साझेदार का चुनाव एक पत्नी के चुनाव की भांति होता है। जल्दी में विवाह करना बाद में पछताना है। दोनों ही अवस्थाओं में पुनः विचार तथा विस्तृत जानकारी की आवश्यकता है। ये वाक्य कहा गया MC शुक्ल, एक विद्वान है कॉमर्स के, वाणिज्य के, उन्होंने कहा था। साझेदार के चुनाव करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। नंबर 1, अनुबंध करने की योग्यता। साझेदार ऐसे व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए जिसमें अनुबंध करने की योग्यता हो, अर्थात वह वयस्क हो, उसका मस्तिष्क स्वस्थ हो, वह दिवालिया न हो, वह मित्र देश का नागरिक हो। यदि इनमें से किसी योग्यता का अभाव हो तो उसके द्वारा किए गए सभी प्रसंविदे अवैध होंगे। नंबर 2, आकर्षक व्यक्तित्व होना। साझेदार ऐसे व्यक्ति का चुना जाना चाहिए जो ईमानदार, परिश्रमी, सच्चरित्र, सहनशील एवं व्यवहार कुशल हो, ताकि वह व्यापार के कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न कर सके। उसे कर्तव्यपरायण तथा उत्तरदायित्व निभाने वाला भी होना चाहिए। वह व्यक्ति विश्वसनीय एवं लगन से कार्य करने वाला होना चाहिए। उसका व्यक्तित्व भी आकर्षक होना चाहिए। विभिन्न व्यापारिक साधनों का समन्वय। साझेदार को चुनते समय यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि विभिन्न साझेदार विभिन्न साधनों की पूर्ति करने वाले हों, जिससे विभिन्न साधनों का समन्वय हो जाए और व्यापार सफलतापूर्वक चल सके। यदि एक साझेदार पूंजी वाला है तो ऐसे साझेदार को चुनना चाहिए जिसमें कौशल अथवा व्यापारिक योग्यता रखता हो। साझेदार चुनते समय मित्रता अथवा संबंधों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उसकी शैक्षिक योग्यता, व्यवहारिक ज्ञान, वित्तीय साधन और अनुभव पर ही ध्यान देना चाहिए। साझेदारों के भेद। साझेदारों के वर्गीकरण निम्नलिखित 3 आधार पर होते हैं। नंबर 1, दायित्व के आधार पर। दायित्व के आधार पर साझेदार 2 प्रकार के होते हैं, साधारण साझेदार और सीमित साझेदार। साधारण साझेदार, इसे सामान्य साझेदार भी कहा जाता है, इसका दायित्व असीमित होता है तथा व्यापार के संचालन में सक्रिय भाग लेता है। फर्म के दायित्वों के भुगतान के लिए उसकी निजी संपत्ति भी उत्तरदायी होती है। यह साझेदार फर्म में अन्य साझेदारों के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। यह सम्मिलित अथवा पृथक रूप से फर्म के समस्त उत्तरदायित्वों के लिए उत्तरदायी होता है। सीमित साझेदार, इससे साझेदार का दायित्व उसके द्वारा व्यापार में लगाई गई पूंजी तक सीमित होता है। ऐसी साझेदारी जिसमें सीमित साझेदार होते हैं सीमित साझेदारी कहलाती है। परंतु सीमित साझेदारी में कम से कम एक साधारण साझेदार अवश्य होता है। सीमित साझेदार के अधिकार सीमित होते हैं। वह व्यापार के संचालन में सक्रिय भाग नहीं ले सकता, वह फर्म का प्रतिनिधि नहीं होता, वह अपने किसी कार्य से फर्म को बाध्य नहीं कर सकता, उसे फर्म को भंग करने का अधिकार नहीं होता, उसकी मृत्यु से फर्म के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इससे आगे आता है हमारे पास अगला पॉइंट है कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर सक्रिय साझेदार, इसे क्रियाशील साझेदार भी कहते हैं। जो साझेदार फर्म के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेता है वह सक्रिय साझेदार कहलाता है। निष्क्रिय साझेदार, इसे गुप्त साझेदार भी कहते हैं। यह वह साझेदार होता है जो व्यापार के प्रबंधन एवं संचालन में भाग नहीं लेता, उसका दायित्व सक्रिय साझेदार की भांति असीमित होता है। तीसरा है संबंध के आधार पर। इसमें पहला पॉइंट है नाम मात्र का साझेदार। यह वह साझेदार होता है जो व्यापार में न तो अपनी पूंजी लगाता है, न ही व्यापार के लाभों में भागीदार होता है और न ही व्यापार के संचालन में भाग लेता है, परंतु वह साझेदारी संस्था को अपने नाम का प्रयोग करने का अधिकार देता है। ऐसे साझेदार को साझेदारी में सम्मिलित करने का उद्देश्य उसकी साख से लाभ उठाना होता है। आगे है केवल लाभों में साझेदार। यदि कोई व्यक्ति साझेदार बनते समय इस प्रकार का अनुबंध कर ले कि वह साझेदारी में केवल लाभों में ही भागी होगा और हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, तो उसे केवल लाभ का साझेदारी कहेंगे। कार्यकारी साझेदार, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास व्यवसायिक योग्यता एवं अनुभव होता है परंतु उनके पास पूंजी नहीं होती। यदि उसे उसकी योग्यता के कारण व्यापार में साझेदार बना लिया जाता है तो वह अपनी योग्यता व अनुभव के कारण अन्य साझेदारों की सहमति से साझेदारी संस्था पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। अटकाव या गत्यावरोध द्वारा साझेदार, यदि एक व्यक्ति इस प्रकार का आचरण करे कि अन्य लोग उसे फर्म का साझेदार समझे, यद्यपि यथार्थ में वह साझेदार नहीं है
और ये लोग उस व्यक्ति की साख पर उस फर्म का ऋण उधार माल दें तो उन लोगों की दृष्टि में वह व्यक्ति फर्म की ओर से भुगतान के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट आता है कहलावे अथवा प्रदर्शन का साझेदार। यदि एक व्यक्ति के संबंध में यह प्रथम प्रचार कर दिया जाए कि वह विशिष्ट फर्म में साझेदार है, जबकि यथार्थ में वह उस फर्म का साझेदार नहीं है, और वह व्यक्ति इस बात का ज्ञान होते हुए भी स्पष्ट शब्दों में इस असत्य का खंडन सार्वजनिक रूप से नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति भी साझेदार माना जाएगा। यदि कुछ लोग उसके साझेदार होने को सत्य मानकर फर्म को उस व्यक्ति की साख के आधार पर ऋण या उधार देते हैं, तो वह व्यक्ति भी उस ऋण के भुगतान के लिए उतना ही उत्तरदायी है जितना कि उस फर्म के अन्य साझेदार या सामान्य साझेदार। प्रदर्शन के द्वारा साझेदार के लाभ: फर्म की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, साख में वृद्धि होती है, जनता में विश्वास होता है, डूबते को तिनके का सहारा मिलता है, ईमानदारी से कार्य होता है, कठोर नियंत्रण होता है, इसमें व्यापार के कार्य में शिथिलता आती है, अन्य साझेदारों में मनोवैज्ञानिक हीनता आती है, क्रियाशील साझेदार का पर्दे के पीछे रहना होता है, अस्थायी अस्तित्व होता है, नाम का दुरुपयोग नहीं हो सकता, नाम का दुरुपयोग दुरुपयोग होने को दूर किया जा सकता है, और हानि होने की दशा में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोई दिक्कत हो तो कॉल करके पूछ लेना। ओके, थैंक यू।